Hello children, welcome to my YouTube channel, and today we'll be doing another beautiful poem from the book First Flight, Class 10 CBSE, and that is the Ball poem written by John Berryman. So let's start the poem. First of all, we'll discuss about the poet. John Berryman was born on October 25, 1914. He was an American poet and scholar, born in McAlester, Oklahoma. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and is considered a key figure in the confessional school of poetry. His best known work is The Dream Songs. He died on 7 January 1972. So basically, जॉन बेरीमन उनका जन्म जो है 25 अक्टूबर 1914 को उनका जन्म हुआ। वो एक अमेरिकन पोएट थे और जो 20वीं शताब्दी का जो सेकेंड हाफ था, जो उस दौरान उन्होंने जो है एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई अमेरिकन पोइट्री में, और उन्होंने जो पोएम्स लिखे उस दौरान वो काफ़ी जो है एक माइलस्टोन साबित हुए। और साथ ही साथ कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री में भी उनका काफ़ी अहम भूमिका रही है। ये कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री क्या होता है? कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री मतलब ऐसे कविताओं का एक, आप कह सकते हैं कि एक कलेक्शन, ऐसे कविताओं का कलेक्शन जहाँ पर जो मेन थीम रहा है वो या तो पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहा है, या फिर पर्सनल मतलब लॉस है, या कह सकते हैं कोई डिप्रेशन से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, या फिर जहाँ पर पोएट ने अपना दुख या अपना दर्द बांटा है। तो ऐसे जो पोएम्स उस दौरान लिखे गए थे तो उनको कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री के जॉनर में रखा जाता था। तो उससे रिलेटेड अगर बात करें तो जॉन बेरीमन के जो पोएम्स, ज़्यादातर पोएम्स जो थे वो जो हैं इसी थीम से रिलेटेड हुआ करते थे। और उनका जो बेस्ट वर्क है वो है द ड्रीम सॉन्ग्स, और उसके बाद उनका जन्म जो है 7 जनवरी 1972 को उनका उनकी जो डेथ है वो 7 जनवरी 1972 को उनका डेथ हो गई। अब पोएम के बारे में समझते हैं। द बॉल पोएम। अ बॉय लूजेस ए बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? अब इस पोएम हम देखते हैं कि एक बच्चा, एक गेंद है, बच्चे की बहुत ही प्यारी चीज़ है वो गेंद, और उस गेंद को वो खो देता है, और उस गेंद को खो देने की वजह से वो बच्चा बहुत दुखी है। हालांकि वो गेंद बहुत महंगी नहीं है और बड़ी आसानी से एक दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, फिर भी वो बच्चा बहुत दुखी है। ठीक है। रीड द पोएम टू सी What the poet thinks has been lost. अब पोएम हम पढ़कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोएट के हिसाब से बॉल तो खो गया है, लेकिन बॉल के साथ साथ क्या एक्चुअली में उस बच्चे ने खो दिया है। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न, और बच्चे को क्या सीखना पड़ेगा इस एक्सपीरियंस, इस तजुर्बे से जो उसने नुकसान उठाया है। ठीक है, तो ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do now? पोएट कहते हैं what is the boy now? What is means उस बच्चे की क्या स्थिति है, क्या हालत है उस बच्चे की। Who has lost his ball? जिसने अपनी एक बहुत ही प्रिय चीज़, जो अपनी बहुत ही प्यारी चीज़ है, उसको खो दिया है। What is he to do? अब वो क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोएट कहते हैं मैंने देखा है उस गेंद को, वो गेंद लुढ़कते हुए और सड़क पर से होते हुए पानी में वो गेंद चली गई। No use to say, oh, there are other balls. पोएट कहते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है उस बच्चे से ये कहने में कि कोई बात नहीं, एक बॉल खो गई तो क्या हुआ, हमारे पास और भी बॉल है, हमारे पास और भी बॉल गेंद है, वो तुम्हें दे दिए जाएंगे। पोएट कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है ये बात कहने में। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब पोएट कहते हैं कि उस बॉल को खो देने के बाद
उस बच्चे को हम एक नए रूप में देख रहे हैं। वो बच्चा बहुत ही उदास है। शेकिंग ग्रीफ का मतलब सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा वो उदास है, दुखी है, चिंतित है, और यहाँ तक कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो रिजिड हो गया। रिजिड का मतलब होता है स्टिफ। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है वो एक तरीके से कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। स्टेयरिंग मतलब बस घूर घूर के देख रहा है। क्या देख रहा है? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यहाँ पे यंग डेज का मतलब वो जॉली डेज, वो हैप्पी डेज, वो प्यारे मधुर दिन जो उसने गेंद के साथ बिताए, वो यादें, वो पल, वो बेहतरीन दिन जो गेंद के साथ उसने बिताए थे, वो दिन, वो पल भी जो है उस गेंद के साथ चले गए। और वो गेंद कहाँ चला गया? हार्बर। ठीक है, हार्बर क्या होता है? हार्बर एक ऐसी जगह जहाँ पर समुद्री जहाज़ों को रुकना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्बर का सेंस ये है कि देखिए, हार्बर एक लास्ट पॉइंट है, एक एंड है, और हार्बर के बाद क्या है? समुद्र है। ठीक है, ज़मीन और समुद्र के बीच में जो आखिरी पॉइंट कह सकते हैं, या फिर जो पॉइंट है जो दोनों को अलग कर रहा है, वो है हार्बर। हार्बर के बाद उधर समुद्र है और इधर ज़मीन है। ठीक है, इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग भी है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अब क्या है, उस बच्चे ने देखा कि गेंद जो है पानी में जा चुका है। अब वो बहुत दुखी है। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। ठीक है, अब पोएट कहते हैं कि मैं उस बच्चे के दुख में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब होता है दखल अंदाजी नहीं करूँगा। और दूसरा सेंस ये है कि मैं उस बच्चे को सांत्वना नहीं दूंगा, उस बच्चे को शांत नहीं कराऊंगा, उस बच्चे को कंसोल नहीं करूँगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, परेशान मत हो। ठीक है, वो कह रहे मैं ये सब नहीं कहूँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। वो कह रहे हैं कि डाइम, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट। ठीक है, अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 10 पैसे। तो कह रहे हैं कि 10 पैसा लगाना पड़ेगा और एक नई गेंद आ जाएगी। लेकिन वो नई गेंद क्या है? वर्थलेस है। ठीक है, वो किसी काम की नहीं होगी वो नई गेंद। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब पहली बार इस बच्चे ने जिम्मेदारी का एहसास किया है। पहली बार इस बच्चे ने महसूस किया है कि जिम्मेदारी क्या होती है। और कहाँ महसूस किया है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। ये एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने पास रखा हुआ है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जो चीज़ है हम भी उसको संभाल कर रखें और उस चीज़ का हम उतना ही केयर करें, ध्यान रखें। लेकिन अब इस बच्चे को एक सीख मिल रही है जब उसने अपने इस गेंद को खो दिया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कई बार आपसे लोग क्या करेंगे? आपके बॉल्स छीन लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपके बॉल्स इस दुनिया में खो जाएंगे। ठीक है, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी उस खोई हुई गेंद को वापस खरीद कर आपको नहीं दे सकता। जो गेंद आपने खो दिया वो खो दिया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा गेंद आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन वही गेंद नहीं मिलेगा। और दूसरा गेंद भी हमें कैसे मिलेगा? पैसों से हमें खरीदना पड़ेगा। मनी इज़ एक्सटर्नल। वो कहते हैं हम पैसे देकर एक दूसरा गेंद तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब अंदरूनी हमें शांति, सुकून, अंदरूनी जो है हमको खुशी नहीं मिलेगी उस गेंद को खरीदने से। बल्कि हमको पैसों से हमें गेंद तो मिल जाएगा, लेकिन उस गेंद के साथ जो खो दिया हमने, उस गेंद के साथ जो हमारी यादें हैं, जो वो प्यारे पल हमने उस गेंद के साथ बिताए हैं, वो जो है पैसों से नहीं पाया जा सकता। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है जिसने इस गेंद को खो दिया है, ये कुछ सीख रहा है। ठीक है, हाँ, आंखों में निराशा है,
डेस्परेट का मतलब होपलेस, आंखों में निराशा है, दुखी है बच्चा बिल्कुल, लेकिन वो इस नुकसान से कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है, वो सीख रहा है, उसको उसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। किस ज्ञान की प्राप्ति हो रही है? नुकसान, कि वो नुकसान के बारे में सीख रहा है, नुकसान के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो, कि नुकसान क्या होता है, कैसे इंसान के जीवन में ये नुकसान नाम का शब्द कितनी अहम भूमिका निभाता है। हर इंसान को जीवन में कुछ ना कुछ खोना पड़ता है वो, लेकिन साथ ही साथ और भी क्या ज़रूरी है? हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन दोबारा खड़े होना भी ज़रूरी है। हाँ, हमारी दुनिया, हमारे जीवन में से ये चीज़ चली गई, ये हमारी प्यारी वस्तु खो दिया हमने, तो अब हमारे लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। आपको दोबारा खड़ा होना होगा, उस दुख को भूलना पड़ेगा और दोबारा आगे बढ़ते रहना होगा। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हर इंसान को जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, एहसास करना ही पड़ेगा, महसूस करना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से ऐसे इंसान इस दुनिया में हैं जिन्होंने ऐसे बहुत से दिन देखे हैं। कैसे दिन देखे हैं? जब उन्होंने अपने जीवन में बॉल्स को खो दिया है, ठीक है ना, बॉल्स को खो दिया। बॉल्स का मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में जो है बॉल्स को खो दिया है, कई बार खोया है, तरह तरह के बॉल्स। किसी के पास अगर 5 बॉल्स हैं तो पता चला उसने 5 अलग अलग दिनों में अपने 5 बॉल्स को खो दिया है। लेकिन साथ ही साथ और एक और ज़रूरी बात क्या जानने की? हाउ टू स्टैंड अप। लेकिन खो दिया है वो अपनी जगह है, लेकिन दोबारा खड़ा होना है, हमें अपने पैरों पर मजबूत होना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये है पोएम जॉन बेरीमन का द बॉल पोएम। माय डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया है। देखिए, इसमें जो एक और मेटाफोरिकल मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जॉन बेरीमन जो 12 साल के थे, तब उनके फादर जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था और अपने आप को गोली मारकर जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो वो 12 साल के थे। तो बताया जाता है कि जॉन बेरीमन के ऊपर इस घटना का इतना ज़बरदस्त असर हुआ था, इतना ज़बरदस्त असर हुआ था कि ज़िंदगी भर में वो इस डिप्रेशन से और इस घटना से उभर नहीं पाए वो, और बल्कि ये भी मतलब बोला जाता है कि इवन जब उनके एंड डेज, जब उनके दिन नज़दीक आ गए थे, तो उस दौरान में भी जो है वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे, इतना ज़्यादा अपसेट थे कि यहाँ तक कि उन्होंने भी अपने पिताजी की तरह सुसाइड कर लिया था। वॉशिंगटन एवेन्यू ब्रिज एक है, वहाँ पर से उन्होंने पानी में नीचे नदी में छलांग लगाकर अपनी जो है उन्होंने ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। तो जॉन बेरीमन ने भी सुसाइड किया था अपने फादर की तरह। तो कहा जाता है कि वो अपने फादर से इतना ज़्यादा अटैच्ड थे और इतना ज़्यादा अपने पापा को प्यार करते थे, और जब उन्होंने अपने पापा को खो दिया 12 साल की उम्र में, तो उनको बहुत ही आघात पहुंचा और बहुत ही दुखी हो गए। और इस पोएम में भी ये जो बॉल है, बेसिकली ये बॉल है क्या? ये बॉल या तो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई और ऐसी बहुत ही प्यारी वस्तु जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो लोग आपके आसपास हैं, या आपके जीवन में जो लोग आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जो आपके जीवन में बहुत खास हैं, वो भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन उनको भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। और ये जो हार्बर है, ठीक है, हार्बर क्या है? ये एंड लाइन है। हार्बर के बाद क्या हो जा रहा है? फाइनली एक नई जिंदगी की शुरुआत है। उस तरफ क्या है? समुद्र है, ठीक है। वो समुद्र क्या है? मौत के बाद की दुनिया, मौत के बाद की जिंदगी जो है वो है समुद्र के उस पार, ठीक है। और ये हार्बर क्या है? ये बॉर्डर है, ठीक है। तो उस बच्चे ने देखा उस पानी को, उस गेंद को देखा पानी में जाते हुए, हमेशा के लिए उस गेंद को उसने खो दिया है, ठीक है। अब उस पानी के लहरों में गेंद कहाँ चली जाएगी नहीं पता है, लेकिन उस बच्चे को साथ ही साथ एक सबक भी मिल रहा है। क्या? वो सीख रहा है कि हाँ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, नुकसान होना ही होना है, ऐसे घाटे सहने ही सहने हैं,
लेकिन आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो ये बेसिकली द बॉल पोएम का जो एक थीम है जॉन बेरीमैन ने जो प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक वीडियो भी मैं इसी वीडियो के एंड में पोस्ट करूँ, मतलब मैंने उसको रखा हुआ है, आप इस वीडियो को भी देखिएगा। इसके बाद जो है शॉर्ट वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पोएम को और अच्छी तरीके से समझने में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब चलते हैं पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। देखिए इस पोएम में अगर राइम स्कीम की बात करें तो ये फ्री वर्स है, ठीक है। राइम स्कीम वो होता है जहाँ पे वर्ड्स राइम करते हैं, ठीक है। जैसे बैड है, मैड है, सैड है, ये सारे वर्ड्स राइम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पोएम में देखेंगे तो वर्ड्स राइम नहीं कर रहे, इसलिए इसको फ्री वर्स पोएम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एक फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है वो है एलिटरेशन, ठीक है। एलिटरेशन क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, एक फ्रेज में, एक क्लॉज में, या एक लाइन में, या एक सेंटेंस में बार बार बैक टू बैक यूज हो, ठीक है, तो उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बाइज ए बॉल बैक। अब इसमें क्या हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट साउंड बी का है, ठीक है, ब का, वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाइज में भी आ रहा है, बॉल में भी आ रहा है, बैक में भी आ रहा है। तो और दूसरा एग्जाम्पल, मैन मस्ट, एम साउंड जो है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर एनाफोरा है। एनाफोरा में हम क्या देखते हैं? एनाफोरा हम देखते हैं बेसिकली एनाफोरा होता है क्या यहाँ पर? एनाफोरा ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, और लाइन के शुरुआत में वो वर्ड है, फिर दूसरे लाइन के शुरुआत में भी वो वर्ड है, या फिर तीसरे लाइन के शुरुआत में भी वही वर्ड है, तो वो एनाफोरा उसको कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले लाइन में क्या है, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड द, फिर नेक्स्ट लाइन में मेरिली ओवर। तो ये दोनों लाइन जो हैं एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। फिर आता है रेपिटिशन। देखिए यहाँ पे रेपिटिशन क्या, जब वर्ड जो है बार बार रिपीट हो, जैसे यहाँ पे व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो व्हाट वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। उसी तरह बॉल वर्ड भी इसमें रिपीट हो रहा है। अगर आप पोएम में ध्यान से देखोगे तो शायद बॉल वर्ड भी मेरे ख्याल से रिपीट इसमें हो रहा है, बॉल्स। तो बेसिकली ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं पोएटिक डिवाइसेस के, जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर योर क्वेरीज। और अब एक शॉर्ट वीडियो देखने का वक्त है। उस शॉर्ट वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ जाएगी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। The Ball Poem, written by John Berryman. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls
balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up.